माय डीमन वाइफ की एपिसोड 51 के साथ हाजिर हूँ। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। आधी रात के वक्त जियांग और क्वीन दोनों महल से भागने की फिराक में होते हैं, क्योंकि वो ड्वार्फ्स के कबीले जाने वाले हैं। वो भागते हुए सामने जाते हैं तो सोल्जर्स बातें करते हुए आ रहे होते हैं। जियांग और क्वीन वहीं पर चुप जाते हैं। एक सोल्जर दूसरे से कहता है, मैंने कल बाजार में से टीचर फियोना का पुतला खरीदा था। दूसरा सोल्जर उसे कहता है, मैं अभी जियांग के बाजार में जाना चाहता था ताकि वहाँ से लाइट बल्ब खरीद सकूं और अपने घर को रोशन किया जा सके। दूसरा सोल्जर उसे कहता है, तो चलो फिर किसी दिन चलते हैं, वहाँ पर जाकर मुझे अभी और भी पुतले खरीदने हैं। यही बातें करते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जियांग क्वीन से कहता है, वो दोनों चले गए हैं, चलो हम भी निकलते हैं। वो दोनों ग्राउंड में आते हैं, जहाँ पर टीचर मार्टिन पहले से खड़े होते हैं। टीचर मार्टिन के साथ साथ एली और मोटो भी होते हैं। टीचर मार्टिन उनसे कहते हैं, अब जबकि सब लोग आ चुके हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। जियांग उनसे कहता है कि इतनी क्या चलती है, मेरे पास एक और दोस्त है जो हमारी मदद करेगा। उसी वक्त छत के ऊपर से नाई नाई जंप करता है और उनके पास आ जाता है और आते ही जियांग से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया। टीचर मार्टिन नाई नाई से कहते हैं, तुम तो टीचर मोमो के स्टूडेंट हो, हमारी ट्रिप बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है, क्या तुम वाकई में हमारे साथ आना चाहते हो? जियांग टीचर मार्टिन से कहता है, टीचर मोमो ने मुझे कहा था कि इसे भी अपने साथ ले जाएं। नाई नाई टीचर मार्टिन से कहता है, मेरे टीचर ने कहा है कि एकेडमी बहुत ज्यादा छोटी है और मुझे बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए, इसलिए टीचर मोमो ने मुझे कहा कि मैं तुम लोगों के साथ जा सकता हूँ ताकि मैं बाहर की दुनिया देख सकूं। टीचर मार्टिन नाई नाई से कहते हैं, वहाँ पर तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं टीचर मोमो से क्या कहूँगा। एली टीचर मार्टिन से कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, नाई नाई के मसल्स तो देखें, ये सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं है। साथ ही वो नाई नाई से कहता है, एक दिन मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ देखना चाहूंगा, हम दोनों एक मैच रखेंगे। नाई नाई उसे कहता है, नहीं मुझे नहीं रखना। जियांग अपने बैग से पेपर निकालता है और कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। उसी वक्त दूर से आवाज आती है जो कि सोफी सास की होती है। सोफी सास उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जियांग उसकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। सोफी सास जियांग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे किंग के ऑर्डर्स को ना मानने की? सोफी सास के साथ 3 और लोग भी होते हैं। सोफी सास जियांग से कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? सिर्फ हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इसी वजह से। सोफी सास के साथ मैजिक क्लास की आयशा और मोस भी होते हैं, जबकि पेस्ट्रो क्लास की टीचर फियोना और उसके साथ एमरे भी होते हैं। उसी वक्त टीचर एसी और टीचर ड्रोना भी वहाँ पर आ जाती हैं। टीचर एसी से कहती है, ये सब कुछ मैंने अरेंज किया है, मैंने इनको यहाँ पर बुलवाया है। टीचर मार्टिन जियांग से पूछते हैं, क्या तुमने इन सब को इन्वाइट किया है? जियांग टीचर मार्टिन से कहता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये लोग हमें पकड़ने के लिए आए हैं या फिर हमारे साथ जाने वाले हैं। सोफी सास आगे बढ़ता है और जियांग के सर में मारते हुए से कहता है, मैंने इन सब को यहाँ पर बुलवाया है ताकि तुम्हारी मदद कर सके। सोफी सास जियांग से कहता है, हम लोग इतने खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पर शदीद जख्मी हो सकते हैं, इसलिए हमारे साथ टीचर फियोना का होना लाजमी है। जियांग सोफी सास से कहता है, लेकिन तुम जानते हो कि हम लोग ड्वार्फ किंगडम में जा रहे हैं, क्या तुम यहाँ पर हमें रोकने के लिए नहीं आए? अभी जो तुम कर रहे हो ये भी तो किंग के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी है, और तुम साथ में सारे टीचर्स को भी साथ ले आए। सोफी सास जियांग से कहता है, मैं भी इस मसले को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। आज दोपहर के वक्त मैं किंग के साथ गार्डन में गया था, तो किंग ने मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम डीमंस और ड्वार्फ्स के दरमियान होने वाली जंग को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। सोफी सास किंग से कहता है, मैं आपका मूड खराब नहीं करना चाहता, हाँ मैं इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन आप पहले ही अपना फैसला सुना चुके हैं। किंग सोफी सास से कहती हैं, हम इस वक्त अपने दरबार में नहीं हैं, तुम जो भी कहना चाहो वो कह सकते हो। किंग सोफी सास से कहते हैं, असल में मैंने भी तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलवाया है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम ड्वार्फ्स के किंगडम में जाओ और उनकी मदद करो। जियांग सोफी सास से कहता है, तो इसका मतलब किंग ने तुम्हें इजाजत दे दी है वहाँ पर जाकर उनकी मदद करने की, लेकिन अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो इसका मतलब है किंग की हिफाजत कौन करेगा? अगर रिजेंट ने किंग को नुकसान पहुँचा दिया तो? सोफी सास उसे कहता है, मैंने सारा बंदोबस्त पहले से कर लिया है, टीचर ड्रोना और टीचर माइक जासू किंग की हिफाजत करेंगे जब मैं यहाँ पर नहीं हूँगा। जियांग टीचर ड्रोना से पूछता है, अगर आप हमारे साथ नहीं जाने वाली तो यहाँ पर क्या कर रही है? टीचर ड्रोना अपने पास एक तावीज निकालती है और उसे डीमन क्वीन को दे देती है और कहती है, इससे तुम्हारी बाउंड्री फोर्स कंट्रोल में रहेगी। टीचर ड्रोना उसे कहती है, जब भी तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ तो इसे इस्तेमाल कर लेना, तुम फिर से नॉर्मल हो जाओगी। डीमन क्वीन टीचर का शुक्रिया अदा करती है। टीचर एसी जियांग से कहती हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, लेकिन आयशा और मोस तुम्हारे साथ जाएंगे, जबकि जनरल भी उनके साथ ही होता है। जियांग टीचर एसी से कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिशियंस हैं। टीचर एसी आगे बढ़ती है और टीचर मार्टिन का हाथ पकड़ते हुए उसे कहती है, वहाँ पर अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। टीचर मार्टिन एसी से कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जरूर वापस आऊंगा। टीचर एसी शर्माते हुए मार्टिन से कहती है, तो फाइनली तुम मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हो। तो यहाँ पर किस किस को लगता है कि टीचर मार्टिन के उजले चमन में प्यार के फूल खिलने वाले हैं? टीचर मार्टिन टीचर एसी की फीलिंग वाली बात सुनकर कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो,
मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। और इसी के साथ टीचर एसी का मुंह बन जाता है। जबकि यहीं पर एक और लव कपल होता है जो कि एमरे और एली है। एमरे आगे बढ़ती है और एली से कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों एक और एडवेंचर पर साथ जाने वाले हैं। एली एमरे से कहता है, हम लोग फाइट करने के लिए जा रहे हैं और तुम्हारे पास फाइटिंग स्किल्स नहीं है, तुम्हें साथ नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर एली और टीचर मार्टिन दोनों ही एक जैसे हैं जो लड़की की फीलिंग्स नहीं समझ रहे। और यहीं पर हमारा बेचारा मोडो भी खड़ा होता है जो कि उन दोनों कपल्स को देखकर रोना शुरू कर देता है और जियांग से कहता है, ये दोनों शख्स जिनको रोमांस का पता ही नहीं, इनकी जिंदगी में बाहर क्यों है और मेरी जिंदगी में ये दिन कब आएंगे। जियांग मोडो के कंधे पर हाथ रखता है और उसे हौसला देते हुए कहता है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है, तुम्हारी जिंदगी में भी ये दिन जरूर आएंगे। फिर जियांग अपने पेपर को जमीन पर रखता है और उस पर एक हेलीकॉप्टर की पिक्चर बनाता है। फिर वो सारे लोग उस हेलीकॉप्टर में बैठना शुरू कर देते हैं। जियांग टीचर एसी से कहता है, मुझे आपको कुछ देना है। वो एक लेटर होता है जो कि वो टीचर एसी को देता है और कहता है, ये लेटर अपने पास रखें और तीनों भाइयों को ढूंढना। खैर मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि किन 3 भाइयों को ढूंढना है। साथ ही रैनिस टीचर एसी से कहता है, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढूंगा ताकि हम रैनिस की मदद कर सकें। टीचर एसी जियांग से कहती हैं, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, काश रैनिस भी तुम्हारे जैसा होता। जियांग हंसते हुए टीचर एसी से कहता है, मैं नहीं चाहता कि हमारा किंगडम एक बहुत ही अच्छे मैजिशियन को खो दे और साथ ही मैं आपको उदास नहीं देखना चाहता। टीचर एसी उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है, मैं तुम्हारे एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। फिर वो सारे लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से उड़ जाते हैं। रोना ऊपर की तरफ देखती है और कहती है, मैं तो अभी से सोफी सास को मिस कर रही हूँ। टीचर एसी से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि सोफी सास को तुम में कोई इंटरेस्ट है? टीचर ड्रोना उसे कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो, अपने आप को देखो, तुम कैसे टीचर मार्टिन को देखकर लात टपका रही थी। उसी वक्त दिखाते हैं कि उनके हेलीकॉप्टर के पीछे पीछे प्रिंसेस पैनी भी अपने बड़े से पंछी पर बैठकर जा रही होती है। हेलीकॉप्टर के अंदर का सीन दिखाते हैं। सोफी सास और एली इकट्ठे बैठे होते हैं। एली सोफी सास से कहता है, तुम्हारी गर्दन पर कुछ है। टीचर मार्टिन उससे पूछते हैं, क्या हुआ एली? सोफी सास एली से कहता है, बस भी करो, तुम बाकी सबको डरा रहे हो। सोफी सास उनसे कहता है, मैं अपने साथ एक हेल्पर लेकर आया हूँ जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम आएगी। उसी वक्त सोफी सास के कॉलर में से एक छोटी सी लड़की निकलती है। ये वही सर्वेंट है जिसका नाम हेलिना है। हेलिना की स्पेशल एबिलिटी ये है कि वो अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकती है या फिर किसी भी चीज को टच करके उसको भी साथ छोटा बड़ा कर सकती है। वो सारे छोटी सी हेलिना को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हेलिना ऊपर से नीचे जंप करती है और बड़ी हो जाती है और उनसे कहती है, तुम सबसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, मेरा नाम हेलिना है, मैं सोफी सास की सर्वेंट हूँ। जबकि हेलिना को देखकर मोस और मोडो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मोडो उसे देखकर कहता है, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में भी बाहर आने वाली है। सोफी सास उनसे कहता है, मुझे लगा ये हमारे बहुत ज्यादा काम आएगी क्योंकि हम सीधा जाकर डीमन ट्राइब पर हमला नहीं करेंगे। इसकी एबिलिटी हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, इसको हम इन्वेस्टिगेशन के लिए बेच सकते हैं। एमरे सोफी सास से कहती है, लेकिन तुम इसको अपने कॉलर में छुपा कर क्यों लाए? तुम इसको सामने भी तो ला सकते थे। टीचर फियोना एमरे से कहती है, तुम्हें लड़कियों के जज्बात को समझना होगा, तुम अभी बहुत छोटी हो। साथ ही वो उसे बताती है, अगर टीचर ड्रोना को पता चल जाता कि सोफी सास किसी और लड़की के साथ आ रहा है तो वो भी हमारे साथ ही आ जाती और सोफी सास को कभी भी अकेले नहीं आने देती। जियांग उनसे कहता है, मैंने हेलीकॉप्टर के सिस्टम में लोकेशन डाल दी है, हम बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और साथ ही वो जहाज का ऑटो पायलट मोड एक्टिवेट कर देता है। सारी रात सफर करने के बाद अगली सुबह होते ही वो ड्वार्फ ट्राइब के करीब पहुंच जाते हैं। वहीं पर जंगल का एक सीन दिखाते हैं जहां पर कुछ ड्वार्फ्स भागते हुए जा रहे होते हैं और कहते हैं, हमें जल्दी से उस नदी को पार करना होगा, उसके पार हमारे सोल्जर्स हैं। उन ड्वार्फ्स के साथ एक उनका प्रिंस होता है जिसका नाम मार्विन बार्टी है। वो लोग भागते हुए जा रहे होते हैं तो सामने रास्ता खत्म हो जाता है क्योंकि सामने एक बड़ा सा गड्ढा होता है। वो कहते हैं, हम इसको पार कैसे करेंगे? मार्विन उनसे कहता है, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं, तुम लोग पीछे हटो। मार्विन के पास बड़ा सा हथौड़ा होता है जिसके अंदर एक फोर्जिंग क्रिस्टल लगा होता है। वो उसे जमीन पर मारता है जिससे एक पुल बन जाता है। मार्विन उनसे कहता है, जल्दी करो और दूसरी तरफ चले जाओ। उसी वक्त उन्हें पता चलता है कि डीमन ट्राइब वाले उनके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। मार्विन के सोल्जर का नाम आताबू होता है। मार्विन आताबू से कहता है, तुम लोग आगे चले जाओ, मैं इनको रोकता हूँ और जाकर किंग यानी कि मेरे पापा को बताना कि उनके बेटे मार्विन ने उनका सर नहीं झुकने दिया। और साथ ही वो पुल पर अपना हथौड़ा मारता है जिससे वो पुल टूट जाता है। आताबू दूर से ही चलाकर उसे कह रहा होता है, प्लीज वापस आ जाएं, हम किंग को जाकर क्या बताएंगे? मार्विन उसे कहता है, मेरा ऑर्डर है, तुम लोग वापस चले जाओ, मुझे उन्हें यहीं पर रोकना होगा। फिर मार्विन भागता हुआ जंगल में चला जाता है। आतबू कहता है, ये तो चला गया, अब मैं वापस जाकर किंग को क्या जवाब दूंगा? सोल्जर्स उससे कहते हैं, जनरल हमें जल्दी से वापस जाना होगा ताकि हम किंग को प्रोटेक्ट कर सके। आतबू उनसे कहता है, ठीक है, मुझे सिचुएशन की समझ आ रही है, हमें वापस जल्दी से जाना होगा ताकि हम मदद हासिल कर सके। टीचर मार्टिन हेलीकॉप्टर में से बाहर देख रहे होते हैं और कहते हैं, बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो रही है। टीचर मार्टिन उनसे कहते हैं, बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, पता नहीं मेरे दोस्त कैसे होंगे।
मोटो और एली दोनों बाहर पहाड़ों को देख रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ के पहाड़ तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल एली माउंटेन्स की तरह। सोफी सास उनसे कहता है अगर वो ड्वार्फ्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं तो उन्हें अपने लिए एक माउंटेन फोर्ट्रेस बनाना चाहिए था। आखिर वो लोग अपना किंगडम फ्लैट जगह पर क्यों बनाकर बैठे हुए हैं? यहाँ पर तो डीमंस का बहुत ज्यादा खतरा है। टीचर मार्टिन उनसे कहते हैं हाँ वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो अपने लिए एक माउंटेन फोर्ट्रेस बना सकते थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं बनाया। जियांग उनसे कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, फ्लैट जमीन पर अगर वो लोग फाइट नहीं कर सकते तो हम लोग तो कर सकते हैं, ये हमारे लिए एडवांटेज होगा। जियांग उनसे कहता है फ्लैट जमीन पर हम लोग फोर्जिंग आसानी से कर सकते हैं, हमारे पास 3 फोर्जिंग मास्टर्स हैं। आयशा जियांग से पूछती है तुम पायलट की सीट से उठकर यहाँ पर क्यों आ गए? मोस उसे कहता है हाँ मुझे भी इस बात की समझ नहीं आई, आखिर तुम्हारे इस बड़े से पंछी को उड़ा कौन रहा है? जियांग हंसते हुए उनसे कहता है ये ऑटो पायलट है, ये अपने आप उड़ता है, मुझे बस इसमें लोकेशन डालनी है, ये हमें वहाँ पर पहुँचा देगा। है ना ये बहुत ज्यादा अमेजिंग? लेकिन उसी वक्त वो जहाज हिलना शुरू हो जाता है। टीचर फियोना जियांग से कहती है मुझे लगता है जाकर तुम्हें खुद इसे उड़ाना चाहिए। जियांग भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या यहाँ पर ऑटो पायलट वाकई में काम नहीं कर रहा या फिर कुछ और मसला है? क्वीन उसे कहती है नहीं हम पर अटैक हुआ है। सोफी सास उनसे कहता है हाँ मुझे भी महसूस हो रहा है, यहाँ आसपास कोई ना कोई है। उसी वक्त उनके जहाज पर एक डेंट पड़ता है। जनरल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मोस उसे कहता है क्या हुआ? जनरल उसे कहता है मुझे डीमन ट्राइब वालों की बाउंड्री फोर्स महसूस हो रही है। उसी वक्त बाहर का सीन दिखाते हैं। डीमंस अपनी बड़ी बड़ी स्टिंग रे मछली के ऊपर उड़े होते हैं जो कि बाहर से उन पर अटैक कर रहे होते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 51 का एंड होता है। टीम का लीडर उनसे कहता है ये आयरन बर्ड तो बहुत ज्यादा मजबूत है, हमें इस पर अटैक करना होगा। वो अपने सारे साथियों से कहता है फिर से इस पर अटैक करो। वो सारे डीमन स्टिंगरे मछली के ऊपर उड़े होते हैं जो कि डीमन होती है। वो स्टिंगरे अपने मुंह के अंदर एक स्फीरिकल बॉल बनाती है जो कि एनर्जी बॉल होता है और जियांग के हेलीकॉप्टर पर अटैक करती है। एली और मोटो शीशे से बाहर देखते हैं और कहते हैं ये तो डीमंस आर्मी है। उसी वक्त जियांग अपने हेलीकॉप्टर के वेपनरी सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उसमें से बड़ी बड़ी गन्स निकाल लेता है और उन पर गोलियां चलाना शुरू करता है। जियांग के हेलीकॉप्टर की हैवी मशीनरी के सामने उन बेचारों की स्टिंगरे भी नहीं टिक पाती और लीडर की मछली के परों में भी छेद हो जाते हैं। सारे डीमंस ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो ड्वार्फ्स का फायरिंग टेक्निक है। डीमंस अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्टिंगरे मछली की स्किन को हार्ड कर लेते हैं जो कि उनके लिए शील्ड के तौर पर काम करती है। लेकिन जियांग की मशीन गन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो उनकी हार्ड स्किन को भी तोड़ देती है। लीडर अपने डीमन से कहता है हमारे तो प्रोटेक्शन स्किल्स भी इनके सामने नहीं टिक पा रहे। वो अपने सारे साथियों से कहता है हमें अभी के लिए वापस जाना होगा और वो सारे वापस चले जाते हैं। एली जियांग से कहता है तुम्हारी ये मशीन गन तो बहुत ज्यादा कमाल की है। मोटो से कहता है जियांग हमारे किंगडम का नेशनल चैंपियन है, इससे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जियांग क्वीन से कहता है अगर मैं तुम्हारे डीमन ट्राइब के लोगों को मारता हूँ तो क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? क्वीन उसे कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो लोग हम पर अटैक करने वाले थे इसलिए तुमने ठीक किया। जियांग उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है चलो ठीक है। क्वीन उसे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पर एयर ट्रूप्स है तो इसका मतलब यहाँ पर डीमन ट्राइब का एक पिलर भी होगा। पिलर के बारे में मैं आपको बता दूं, डीमन ट्राइब के 12 जनरल्स हैं जिनको 12 पिलर्स कहा जाता है और उनमें से एक एयर पिलर है। सोफी सास उनसे कहता है जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत सारे डीमंस इसी तरफ आ रहे हैं। उसी वक्त जियांग के जहाज पर अटैक होता है और उसकी मशीन गन जो कि बाहर की तरफ निकली होती है वो तबाह हो जाती है। सोफी सास जियांग से कहता है जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। जियांग उसे कहता है क्या तुम श्योर हो? हम लोग बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हैं। सोफी सास उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं पहले बाहर जाता हूँ। और साथ ही सोफी सास सबसे कहता है जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत बड़ी फाइट स्टार्ट होने वाली है। डीमंस की आर्मी के साथ एक बहुत बड़ी स्टिंगरे होती है जो कि स्टिंगरे किंग होती है जिसके ऊपर डीमन आर्मी का पिलर बैठा होता है। डीमन आर्मी के पिलर्स में इसका रैंक 12 है। ये एक एयर पिलर है और इसका नाम पपाते है। जहाज का दरवाजा जैसे ही खुलता है सोफी सास बाहर आ जाता है। पपाते उसे देखकर कहता है तुम तो व्हाइट ड्रैगन आर्मी के कैप्टन हो। पपाते सोफी सास से कहता है तुम तो ह्यूमन ट्राइब से हो लेकिन तुम ड्वार्फ्स किंगडम में क्या कर रहे हो? सोफी सास भी जनरल पपाते को जानता होता है और उसे कहता है काफी अरसे से तुम्हें नहीं देखा। सोफी सास पपाते से कहता है मैं अपने किंग की तरफ से यहाँ पर आया हूँ ताकि ड्वार्फ्स के साथ अपने बिजनेस की बात की जा सके। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि डीमन ट्राइब और ड्वार्फ्स के किंगडम के दरमियान एक वार चल रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ बिजनेस की बात करने के लिए आए हैं, इसलिए हमें यहाँ से जाने दिया जाए। पपाते हंसते हुए उससे कहता है हाँ दोनों जनरल्स को आपस में टकराना नहीं चाहिए और वैसे भी इंसानों और डीमंस के दरमियान एक ट्रीटी साइन हो चुका है, इसलिए मैं तुम लोगों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन क्वीन लिलियन ने कहा है कि हमें 3 दिन के अंदर अंदर पूरे के पूरे ड्वार्फ किंगडम को खत्म करना है और जैसे ही ड्वार्फ किंगडम खत्म हो जाएगा तो फिर तुम लोग बिजनेस किसके साथ करोगे? इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए, वापस चले जाओ। मेरी आर्मी के सोल्जर्स तुम्हें वापस तुम्हारे किंगडम तक छोड़ आएंगे।
सोफी सास उसे कहता है तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर किंग के ऑर्डर से आया हूँ, इसलिए मैं अपना मिशन पूरा करके ही जाऊंगा। पपाते फिर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है वैसे तो दोनों जनरल्स को आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो और मेरा काम रोक रहे हो। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। लास्ट टाइम जब डीमंस और इंसानों के दरमियान फाइट हुई थी तो तुमने हमारे 3 पिलर्स को मार दिया था। सोफी सास उसे कहता है जंग के दौरान ऐसा करना पड़ता है, वैसे भी मैं अपनी तरफ से एक सोल्जर की तरह लड़ रहा था, और अगर तुम हमारा रास्ता रोकना ही चाहती हो तो मैं भी तुमसे फाइट करूंगा और जरा भी पीछे नहीं हटूंगा। वो बातें हंसना शुरू हो जाता है और कहता है हाँ तो फिर देख लेते हैं, आओ और मेरा सामना करो। सोफी सास जियांग से कहता है तुम इन सब को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं इसका सामना करता हूँ, और साथ ही वो जहाज से नीचे छलांग लगा देता है। सोफी सास हवा में मून वॉक करता हुआ जनरल पपाते की तरफ चला जाता है। सोफी सास को मून वॉक करते हुए जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इस तरह सोफी सास और जनरल पपाते के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, जबकि बाकी के छोटे डीमंस जियांग के हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जियांग उनसे कहता है हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, जल्दी से किसी चीज को पकड़ लो। जियांग के हेलीकॉप्टर को वहाँ से जाता हुआ देखकर एक डीमन दूसरे से कहता है क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? दूसरा उसे कहता है मुझे नहीं पता, उनकी फायर पावर के सामने हमारी स्टिंगरे नहीं टिक पाएगी। सोफी सास और पपाते के दरमियान फाइट जारी होती है। सोफी सास को वो पीछे की तरफ झटक देता है और उसे कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो? तुम्हें क्या लगा था कि मैं भी बाकी के पिलर्स की तरह हूँ, जिन कमजोर पिलर्स को तुमने फाइट के दौरान मारा था? सोफी सास अपना बेस्ट मूव इस्तेमाल करता है जिसका नाम डांसिंग रिंग स्लैश होता है। सोफी सास के उस अटैक से पपाते के वेपन पर छोटे छोटे कट्स लगते हैं। ये देखकर पपाते और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देता है और कहता है अटैक्स करने में ये काफी ज्यादा बेहतर है, इसीलिए मेरी डीमन आर्मी इसका सामना नहीं करना चाहती। सोफी सास फाइट के दौरान दूसरी तरफ देखता है तो बहुत सारे डीमन जियांग के हेलीकॉप्टर के पीछे चले जाते हैं, लेकिन उसी वक्त पपाते उस पर अटैक करता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फाइट करते हुए दूसरी तरफ देखने की? वो सारे छोटे डीमंस जो कि हेलीकॉप्टर के पीछे जाते हैं वो कहते हैं हमें डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, चलो हम सब मिलकर उस पर अटैक करते हैं, फिर देखते हैं वो हमारा मुकाबला कैसे करेगा। वो सारे अपनी स्टिंग रे के एनर्जी बॉल से उन पर अटैक करते हैं जो कि सीधे जाकर हेलीकॉप्टर पर लगते हैं और जियांग का हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। जियांग उनसे कहता है हेलीकॉप्टर डैमेज हो चुका है, हम लोग क्रैश करने वाले हैं। क्वीन उसे कहती है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? जियांग उसे कहता है नहीं, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक प्लान है। तो जियांग बटन दबाता है और उसके जहाज में से बहुत सारे रॉकेट्स निकलते हैं जो सीधे जाकर डीमंस के झुंड पर लगते हैं, लेकिन उन धमाकों की वजह से बहुत सारी शॉक वेव्स पैदा होती हैं जिससे उनका जहाज भी लड़खड़ा जाता है। जहाज के अंदर भी धमाके होना शुरू हो जाते हैं। मोडो जियांग से चिल्लाकर कहता है हमारे जहाज को अंदर से भी नुकसान पहुंच रहा है, अब हम क्या करेंगे? जियांग उनसे कहता है हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, हमें जल्दी से नीचे उतरना होगा। जियांग उन सब से कहता है हम लोग लैंड करने वाले हैं, इसलिए अपने इर्द गिर्द किसी चीज को पकड़ लो। लेकिन उसी वक्त पीछे से और ज्यादा अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि डीमन तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। वो बातें सोफी सास से कहता है तुम उस तरफ क्यों देख रही हो, मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ, मेरे साथ फाइट करो। सोफी सास कहता है मैं इसके साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से जाकर जियांग की मदद करना होगी। सोफी सास अपनी स्पेशल एबिलिटी को इस्तेमाल करता है और उसके साथ मैजिक को मिक्स करते हुए एक बड़ा सा एयर नाइट बनाता है जो कि जनरल पपाते के सामने खड़ा हो जाता है। सोफी सास अपने बड़े से नाइट से जनरल पपाते पर अटैक करता है। पपाते उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, ये कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है? उसी वक्त सोफी सास वहाँ से चला जाता है जबकि उसका नाइट वहीं पर होता है। पपाते चिल्लाकर उसे कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, हमारी फाइट अभी खत्म नहीं हुई। उसी वक्त सोफी सास का नाइट उसके वेपन को काटते हुए उसके स्टिंगरे पर अटैक करता है। वो सारे डीमन जहाज को गिरते हुए देखकर कहते हैं लगता है अब ये लोग अटैक नहीं कर सकते, हमें जल्दी से जाकर इन सबको मारना होगा, क्या पता इन्हें मारने से हमें कोई रिवॉर्ड मिल जाए। उसी वक्त सोफी सास पीछे से आता है और उन सबको मारना शुरू कर देता है। नाई नाई उसे देखकर कहता है सोफी सास को पहले कभी फाइट करते हुए नहीं देखा, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हवा में जितने भी छोटे डीमंस होते हैं सोफी सास उन सबको मार देता है, जबकि जितने भी बच जाते हैं वो कहते हैं ये तो व्हाइट ड्रैगन आर्मी का कैप्टन है, हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हमें वापस जाना होगा। उसी वक्त वहाँ पर पपाते आ जाता है। सोफी सास से कहता है तुम वाकई में स्ट्रांग हो, लेकिन शायद तुम मुझे भूल गए, मैं भी एक जनरल हूँ। सोफी सास के अटैक से पपाते की स्टिंगरे मर जाती है, लेकिन पपाते के पास अपने पंख होते हैं। वो उड़ता हुआ सीधा आकर उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और सोफी सास से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे अपना बेस्ट देना होगा। वो सोफी सास से कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मुझे एक एयर पिलर किस लिए बना दिया गया? मैं सिर्फ स्टिंगरे पर फ्लाई नहीं कर सकता बल्कि मेरे पास अपने पंख हैं। पपाते हंसते हुए उससे कहता है अगर हम लोग उन स्टिंगरेज की स्पीड को कंपेयर करने की कोशिश करें तो मैं जनरल पपाते अपने पंखों से इन सब से ज्यादा तेज उड़ सकता हूँ। सोफी सास उससे कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ। पपाते हंसते हुए उससे कहता है मुझे लगता है शायद तुम्हें इन लोगों की ज्यादा फिक्र है, इसलिए तुम हमारी फाइट पर फोकस नहीं कर
पा रहे। वो बातें सोफी सास से कहता है, तो इसका मतलब पहले मुझे इन सब से निपटना होगा ताकि तुम्हारा ध्यान फाइट पर रहे। और साथ ही वो अपने स्पेशल मूव को इस्तेमाल करते हुए उनके जहाज को तोड़ देता है। सास से कहता है, अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं। सोफी सास बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें इसके लिए मार डालूंगा। सोफी सास अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन बातें उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है। जियांग का हेलीकॉप्टर टूटने के बाद नीचे गिरना शुरू हो जाता है, जबकि उसमें से एमरे नीचे गिर रही होती है। एली उसे पकड़ लेता है। एली फिर से अपनी स्पेशल एबिलिटी इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसकी मदद से वो उड़ सकता है। एली एमरे से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? एमरे उसे कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। एमरे एली से पूछती है, तुम हवा में उड़ कैसे सकते हो? एली उसे बताता है कि मैंने सोफी सास और जियांग की मदद से कुछ नए गैजेट्स बनवाए हैं जो मेरी इस फाइनल एबिलिटी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। लेकिन साथ ही वो दोनों नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। एली उसे कहता है, मुझे लगता है शायद मैं इसे अभी सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो दोनों नीचे गिरने की बजाय एक बड़े से पंछी पर गिरते हैं, जो कि पेस्ट्रो क्लास की टीचर ने समन किया होता है। एली उस पंछी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा कूल है। जबकि निया भी जहाज से नीचे गिर रहा होता है। वो गिरते वक्त अपने पास से आटे की डो निकालता है और उसको खींचकर चपटा कर लेता है और एक पैराशूट बना लेता है। जबकि उसके सामने मोटो गिरता हुआ जा रहा होता है और कहता है, कोई मेरी भी मदद करो। नाई अपने आटे की डो से नूडल्स की रस्सी बनाता है और उसे मोटो की तरफ फेंकता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। नाई मोटो से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मोटो से कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया टाए टाए। वहीं दूसरी तरफ मोस और उसका बिल्ला वो भी नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। मोस अपने बिल्ले से कहता है, तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है और मुझे नीचे की तरफ क्यों किया हुआ है? तुम तो एक बिल्ली हो। मैंने तो सुना था कि बिल्लियां ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच जाती हैं, फिर तुमने मुझे क्यों नीचे की तरफ किया हुआ है? वो बिल्ला जनरल उससे कहता है, असल में बात यह है कि मुझे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो लोग इसी तरह नीचे गिर रहे होते हैं। उसी वक्त टीचर फियोना का बड़ा सा उल्लू वहाँ पर आता है और उस बिल्ली को भी उठा लेता है। वो लोग अभी थोड़ा सी आगे जाते हैं कि वो उल्लू बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उनके सामने एक डीमन होता है जो कि अपनी स्टिंग रे से उन पर अटैक करने वाला होता है। उसी वक्त टीचर मार्टिन की एंट्री होती है, जिन्होंने अपने लिए एक उड़न तश्तरी बनाई होती है और वो उस पर उड़ रहे होते हैं और उनके हाथ में एक गन होती है। वो उस डीमन पर अटैक करते हैं और उन सबको बचा लेते हैं। टीचर मार्टिन उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, आखिर जियांग कहाँ पर है? जियांग का बैकपैक मेरे पास है। अगर वो नीचे गिरा तो उसके पास तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी पेन है जिसके ऊपर सिर्फ आम सा क्रिस्टल लगा हुआ है। उसकी मदद से वो कुछ भी फोर्ज नहीं कर पाएगा। जबकि उसी वक्त दिखाते हैं जियांग नीचे की तरफ गिर रहा होता है और कहता है, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो मेरा बैग भी नहीं और मेरे पास कोई क्रिस्टल्स भी नहीं है। जियांग के हाथ में उसका पेन होता है जिसके ऊपर आम क्रिस्टल लगा हुआ है। जियांग कहता है, इसकी मदद से तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। क्या मेरे लिए सब कुछ यहीं पर खत्म होने वाला है? गिरते हुए ही उसके सामने एक और डीमन की स्टिंग रे आ जाती है, जिसे देखकर जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उस स्टिंग रे के ऊपर से उसकी तरफ टेंटिकल्स आते हैं। जियांग सोचता है, अब तो मैं मरने वाला हूँ। वो टेंटिकल्स जियांग को पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ खींचते हुए स्टिंग रे के ऊपर ले आते हैं। जियांग जब सामने देखता है तो सामने क्वीन होती है। क्वीन ने उस स्टिंग रे वाले डीमन के गले पर तलवार रखी होती है और उसको कंट्रोल कर रही होती है। क्वीन जियांग से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जियांग उसे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा घबरा गया था। उसी वक्त वो डीमन कहता है, इनका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, मुझे इन पर अटैक करना चाहिए। वो जैसे इन पर अटैक करने लगता है, कांटो की क्वीन अपने टेंटिकल्स से उस डीमन को मार देती है। कांटो की क्वीन डीमन क्वीन से कहती है, मुझे माफ कर दे, मुझे आपको बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। क्वीन उसे कहती है, कोई बात नहीं, तुमने ठीक किया। जियांग क्वीन से कहता है, बाकी सब कहाँ पर हैं? क्वीन उसे कहती है, तुम्हें उन सब के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, उनके पास अपने तरीके हैं, वो लोग बच जाएंगे। क्वीन जियांग से कहती है, हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए क्योंकि इस स्टिंग रे का ड्राइवर मर चुका है, इसलिए अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। और साथ ही वो स्टिंग रे नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देती है। टीचर मार्टिन दूर से उनको देख लेते हैं और कहते हैं, मुझे वो दोनों मिल गए हैं, मुझे जल्दी से जाकर उनकी मदद करना होगी। उसी वक्त उन पर एक और डीमन अटैक करता है। टीचर मार्टिन उन सब से कहते हैं, हमारे पीछे कोई डीमन है और वो हम सब पर अटैक कर रहा है, इसलिए अपना ध्यान रखना। उसी वक्त वो लोग देखते हैं कि उस डीमन को कोई पीछे से आता है और उसे मार देता है। टीचर मार्टिन से देखकर हैरान हो जाती है और कहते हैं, आखिर ये अब किसने किया? वहीं पर प्रिंसेस पेनी आ जाती है और टीचर मार्टिन से कहती है, तुम्हें उन लोगों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। जियांग का ख्याल रखने के लिए उसकी बीवी है। टीचर मार्टिन उससे पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो रिजेंट की बेटी हो। पेनी उनसे कहती है, डीमन आर्मी के और भी ज्यादा सोल्जर इस तरफ आ रहे हैं, तुम्हें पहले नीचे उतरने के बारे में सोचना चाहिए। टीचर मार्टिन कहते हैं, ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, पहले हमें नीचे उतरना होगा ताकि कोई सेफ जगह ढूंढी जा सके। टीचर मार्टिन उन सब से कहते हैं, चलो नीचे कहीं पर लैंड करते हैं, जबकि वो डीमंस अभी भी उनके पीछे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ जियांग और क्वीन की स्टिंग रे ड्वार्फ्स के किंगडम की पहाड़ियों के बाहर जाकर गिरती है, जहाँ पर रेगिस्तान होता है। क्वीन ने जियांग को पकड़ रखा होता है। जियांग कहता है, मुझे नीचे गिरने की वजह से अभी भी चक्कर आ रहे हैं, क्या मैं तुम्हारे कंधे पर सर रख सकता हूँ? क्वीन जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख लेती है। वो दोनों एक क्लिफ पर खड़े होते हैं और उससे कहती है,
यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा गलत है, हमें किसी और रास्ते से जाना होगा। नीचे एक मॉन्स्टर होता है जो कि दरमियान से 2 टुकड़े हो चुका होता है। जियांग क्वीन से कहता है ये बेचारा तो बहुत ही बुरी मौत मरा है, मुझे लगता है शायद ये किसी कार के नीचे आया है। उसी वक्त क्वीन को कुछ महसूस होता है और कहती है वो भी यहीं पर है, और वह जियांग को खींचते हुए कहती है चलो यहाँ से जल्दी से निकले। क्वीन जियांग से पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए। जियांग उसे कहता है टीचर मार्टी ने कहा था कि ड्वार्फ्स का किंगडम चल फिर सकता है, और इस सीजन में वो लोग साउथ ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। चलने फिरने वाला शहर मैं तो देखना चाहूंगा वो कैसा दिखता है और कैसे चलता है। जियांग क्वीन से कहता है चलो फिर साउथ ईस्ट की तरफ चलते हैं। उसी वक्त रेत के अंदर से 3 छोटे डीमंस निकलते हैं और अपने तीरों से उन पर अटैक करते हैं। क्वीन अपनी तलवार से उनके तीरों को ब्लॉक करती है। वो डीमंस एक बार अटैक करने के बाद फिर से रेत के अंदर चले जाते हैं। उन डीमंस के हाथ में पाइप होते हैं जिनके अंदर उन्होंने छोटे छोटे तीर लगाए होते हैं। क्वीन जियांग से कहती है तुम बस मेरे पीछे रहो। उसी तरफ दूसरी तरफ से भी अटैक होता है। क्वीन जल्दी से जियांग को पीछे की तरफ करती है और उसे तीरों से बचाती है। वो तीनों डीमन फिर से रेत के अंदर चले जाते हैं। वो एक बार अटैक करते हैं और फिर से रेत में चले जाते हैं। जियांग और क्वीन को उनका पैटर्न समझ आ जाता है। क्वीन आगे बढ़ती है और जैसे ही उनमें से 2 बाहर निकलने लगते हैं क्वीन उन पर अटैक करती है। उनमें से एक को तलवार लगती है जबकि दूसरे वाला डॉज करते हुए दोबारा से रेत के अंदर चला जाता है, जबकि तीसरे वाला जियांग पर अटैक कर रहा होता है। जियांग उसके आगे आगे भाग रहा होता है और वो उसके पीछे तीर चलाता है। 3 तीर चलाने के बाद वो फिर से रेत के अंदर चला जाता है। जियांग क्वीन के पास चला जाता है और उसे कहता है मुझे लगता है मैंने इनके अटैक पैटर्न को समझ लिया है। ये लोग एक बार निकलने के बाद 3 तीर चलाते हैं और उसके बाद वापस रेत में चले जाते हैं ताकि रीलोड कर सके, और मुझे ऐसा लगता है कि वो रेत के अंदर सांस नहीं ले सकते, इसलिए वो थोड़ी देर बाद बाहर निकलते हैं। जियांग जल्दी से रेत के ऊपर ही बैठ जाता है और क्वीन से कहता है मुझे कवर करना, और वो अपने पेन की मदद से फोर्जिंग करना शुरू कर देता है। क्वीन जियांग से कहती है तुम इस अपने आर्म से पेन के साथ क्या कर सकते हो। जियांग उसे कहता है तुम्हें समझाना मुश्किल है, तुम बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। क्वीन उसे कहती है अच्छा ठीक है लेकिन जल्दी करो, इससे पहले कि वो अपने दोस्तों को बुला लाएं। और फिर थोड़ी ही देर के बाद वो तीनों डीमन रेत में से बाहर निकलते हैं और तीनों एक साथ उन पर अटैक करते हैं। क्वीन अपनी फायर मैजिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए उनके एरोस को ब्लॉक करती है। वो डीमंस ये देखकर कहते हैं इंसानों के कबीले की औरतें बहुत ज्यादा पावरफुल होती है लेकिन इंसान बहुत ज्यादा कमजोर है, चलो इस कमजोर मुर्गे पर अटैक करते हैं। कमजोर मुर्गे का लफ्ज सुनकर जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है मैं इनको दिखाता हूँ कि कौन कमजोर है। साथ ही जियांग अपनी फोर्जिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है। वो जैसे ही तीनों वापस रेत के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ से जाकर उन्हें रेत के अंदर दाखिल होना होता है, वहीं पर पत्थर की एक टाइल बन जाती है और उनके सर उस पर जाकर लगते हैं। साथ ही जियांग उन पत्थर की टाइल्स को ऊपर की तरफ उछालता है जिससे वो तीनों एक ही जगह पर आकर गिरते हैं। गिरने के बाद डीमन क्वीन आगे बढ़ती है और इन तीनों को बहुत ज्यादा पीटती है। जियांग अपने हाथ साफ करते हुए कहता है आप बताओ तुम किसको एक कमजोर मुर्गा कह रहे थे। जियांग क्वीन से कहता है देखो मैंने तुम्हारे ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं आने दिया, इसके लिए तुम मेरा शुक्रिया तो अदा कर सकती हो। क्वीन उसे कहती है इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है, यहाँ पर डीमन की पूरी आर्मी है, हो सकता है यहाँ पर कोई पिलर भी हो। तुम्हारे पास सिर्फ एक आम सा पेन है और मेरे पास जितनी बाउंड्री फोर्स है उसकी मदद से हम किसी पिलर को नहीं हरा पाएंगे और ना ही उससे भाग पाएंगे। जियांग क्वीन से कहता है क्या मतलब है तुम्हारी कंडीशन का, क्या तुम एक पिलर को नहीं हरा सकती। क्वीन जियांग को बताती है पिलर्स हमारी आर्मी के जनरल्स हैं, टोटल 12 जनरल्स हैं और वो सारे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अगर मैं तुम्हें मिसाल दूं तो वो रेनिस की पावर से भी ज्यादा पावरफुल है। जितनी पावर मैंने अभी तक रिकवर की है उस पावर के साथ तो मैं किसी एक भी पिलर को नहीं हरा सकती, लेकिन अगर मैं अपनी डीमन फार्म में होती तो वो लोग मेरे साथ कम्पीट भी नहीं कर पाते। उसी वक्त सैंड हिलना शुरू हो जाती है। तीनों डीमंस हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो हमारे जनरल है, पिलर यहाँ पर आ रहे हैं। क्वीन जल्दी से जियांग को पकड़ती है और साइड जंप करती है, जबकि वहीं पर रेत के नीचे से एक पिलर निकलता है। नीचे गिरने की वजह से क्वीन का सारा बाजू भी छिल जाता है। जियांग उसे कहता है आज यहाँ पर हुआ क्या। जियांग क्वीन से कहता है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। क्वीन उसे कहती है जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ कोई ना कोई पिलर भी हो सकता है। डीमन आर्मी के पिलर्स में इसका रैंक नंबर 3 है। इसका नाम डायमंड बैलियन है क्योंकि इसकी पूरी बॉडी डायमंड की तरह हार्ड है और उसकी बॉडी की पिछली साइड पर डायमंड लगा हुआ है। वो रेत से बाहर निकलते ही चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जियांग उसे देखकर कहता है ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है, क्या ये हम पर अटैक करने के लिए नहीं आया। क्वीन जियांग से कहती है इसको मुझ पर छोड़ दो, तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। ये वाला 12 पिलर्स में से तीसरे नंबर पर है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम दोनों अपनी करंट स्टेट में मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। वो पिलर उनकी तरफ देखता है और कहता है मुझे लगा ही था कि मुझे यहाँ पर किसी जिंदा चीज के होने का महसूस हो रहा है क्योंकि इस रेगिस्तान में मैंने हर जिंदा चीज को मार डाला था सिवाय डीमंस के। उसी वक्त एक डीमन के हड्डी टूटने की आवाज आती है। वो नीचे की तरफ देखता है तो एक डीमन उसके पाँव के नीचे आकर मर जाता है। पिलर जल्दी से अपना पाँव उसके ऊपर से उठाता है और उन दोनों की तरफ देखकर कहता है क्या तुमने मेरे सोल्जर्स को मार डाला। जियांग उससे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम जब यहाँ पर शो मारने के लिए बाहर निकले थे तब तुमने इन्हें अपने पैरों के नीचे देकर मारा है। पिलर उसे कहता है क्या वाकई में मैंने ऐसा किया है। जियांग उसे कहता है हाँ तुम्ही ने ऐसा किया है।
पिलर रोना शुरू कर देता है और कहता है, मैंने अपने ही आर्मी के सोल्जर्स को मार डाला, अब मुझे क्वीन लिलियन से सजा मिलेगी। जियांग क्वीन से कहता है, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा बेवकूफ है, चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। लेकिन साथ ही वो पिलर रोते हुए चुप हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम दोनों यहाँ पर नहीं होते तो मैं भी यहाँ पर नहीं आता और ये लोग मेरे पाँव के नीचे आकर नहीं मरते। और साथ ही वो अपनी बाउंड्री फोर्स को अनलीश करता है और उनसे कहता है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लोग मर चुके हैं, अब मैं उनकी मौत का बदला तुम दोनों से लूंगा। इस पिलर के पास दो सुपर एबिलिटीज है। पहली तो इसकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है, दूसरी ये कि इसके टांगों के मसल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो स्पीड के साथ आगे की तरफ जंप कर सकता है। डायमंड जंप करने की पोजीशन में आ जाता है और अपने मसल्स को एनहेंस करता है। क्वीन ये देखकर जल्दी से पहचान जाती है कि वो जंप करने वाला है। वो जियांग को पीछे की तरफ धक्का देती है। टांग चपकने की स्पीड से डायमंड मुक्का बनाकर सामने की तरफ जंप करता है। क्वीन अपनी तलवार से उसके मुक्के को रोकती है, लेकिन डायमंड क्वीन को खींचता हुआ पीछे की तरफ ले जाता है, जहाँ पर एक जोरदार रेत का धमाका होता है। डायमंड क्वीन से कहता है, तो तुमने मेरे पंच को ब्लॉक कर लिया, तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन क्वीन बहुत ज्यादा डैमेज होती है, उसके बाजू से भी खून निकलना शुरू हो जाता है, जबकि उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। क्वीन कहती है, मैंने इसके एक ही पंच को ब्लॉक करने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा दी, क्या मुझे अपने डीमन पावर को इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे ही अपनी डीमन वाली बाउंड्री फोर्स को अनलीश करती है, लेकिन उसकी सारी डीमन वाली एनर्जी उसके उस तावीज के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है जो कि उसे टीचर ड्रोना ने दिया था, और क्वीन फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। डायमंड उसे कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी है तो फिर होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं, अपनी पावर को अनलीश करो। और साथ ही वो क्वीन को पंच मारता है, जिससे क्वीन पीछे जाकर गिरती है। डायमंड उसे कहता है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे रोक सके। जियांग जल्दी से अपने पेन को इस्तेमाल करता है और क्वीन के पीछे रेत का एक कुशन बनाता है, जिससे क्वीन नीचे गिरने से बच जाती है। जियांग जब क्वीन की तरफ देखता है कि वो बहुत ज्यादा जख्मी है और डायमंड भी बार बार उसी पर अटैक कर रहा है, जियांग चिल्लाकर डायमंड से कहता है, ओए बेवकूफ डीमन, लड़कियों का पीछा करने में क्या अच्छा है, यहाँ पर आओ और मेरा सामना करो, मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। डायमंड उसे कहता है, आखिर तुम दोनों इंसान ड्वार्फ्स के किंगडम में कर क्या रहे हो, लेकिन चलो खैर, मैं तुम दोनों को वैसे भी मारने वाला हूँ। डायमंड जियांग की बात नहीं मानता और वो फिर से क्वीन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जियांग को गुस्सा आ जाता है। जियांग अपने ऑर्डिनरी पेन को दूर से इस्तेमाल करते हुए डायमंड के सामने रेत का एक रैंप बना देता है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जंप हो जाता है। डायमंड की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से वो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ चला जाता है। जियांग कहता है, चलो शुक्र है मैंने टाइम पर इसको बना दिया। जियांग भागता हुआ क्वीन के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्वीन ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, तुमने इतनी दूर से अपनी फोर्जिंग टेक्निक को कैसे इस्तेमाल कर लिया? जियांग जल्दी से क्वीन का बाजू पकड़ता है और उसे कहता है, तुम्हारा बाजू तो बहुत ज्यादा जख्मी है, हमें इस पर बैंडेज लगाना होगी। क्वीन जियांग से कहती है, ये टाइम इन सारी बातों का नहीं है, तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं जब मैं उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी? क्वीन जियांग से कहती है, तुम्हें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, ये पिलर तो अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल भी नहीं कर रहा। उसी वक्त डायमंड आकर क्वीन के पीछे लैंड करता है और उनसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हारी ऐसी छोटी ट्रिक्स मेरे आगे काम नहीं करेंगी। और वो साथ ही उन्हें पंच मारने लगता है। क्वीन अपनी तलवार लेकर उसके सामने हो जाती है। डायमंड अपना बड़ा सा पंच क्वीन की तरफ करता है। क्वीन भी अपनी तलवार से उसके पंच के सेंटर पर मारने लगती है। जैसे ही क्वीन की तलवार उसके हाथ के साथ टच होती है, डायमंड को महसूस होता है कि ये तलवार उसके हाथ को काट देगी, इसलिए वो जल्दी से अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेता है। लेकिन उसके पंच की वजह से इतनी ज्यादा फोर्स पैदा होती है कि क्वीन और जियांग उड़ते हुए पीछे दूर जाकर गिरते हैं। क्वीन उसके पंच से पहले से भी ज्यादा जख्मी हो जाती है। जियांग जल्दी से जमीन पर अपना पेन मारता है और फोर्जिंग करते हुए रेत के पिलर्स बनाता है और अपने आप को गिरने से बचाता है। क्वीन जियांग से फिर से कहती है, मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तुम बस मौका ढूंढो और यहाँ से भाग जाओ। जियांग आगे बढ़ता है और क्वीन के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहता है, तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो, इसलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, इसे मैं देखता हूँ। क्वीन चिल्लाकर उसे कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे पास सिर्फ एक नॉर्मल पेन है, इसकी मदद से तुम क्या कर सकते हो? जियांग उसे कहता है, अब बस भी करो, तुम्हें बस मेरे ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जियांग आगे बढ़ता है और डायमंड से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को चोट पहुंचाने की? तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। और यही डायमंड जब के अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है और कहता है, उस लड़की की तलवार ने मेरे हाथ की सॉफ्ट स्किन को भी काट दिया, अगर मैं अपने हाथ को पीछे ना खींचता तो उसने तो पूरा मेरा हाथ ही काट देना था। साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या उसकी तलवार मेरी स्किन से भी ज्यादा हार्ड है? जियांग आगे बढ़ता है और अपने पेन की मदद से फोर्जिंग करता है। वो अपने पेन को जमीन पर मारता है, जिससे जमीन में से बहुत बड़े बड़े गेट निकल आते हैं जो कि स्टोन के होते हैं। लेकिन डायमंड उन सारे पत्थर के गेट्स को तोड़ता हुआ आगे की तरफ आ जाता है और उसे कहता है, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसे मैं तोड़ नहीं सकता। डायमंड बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसके ऊपर के डायमंड भी सुरह रंग में चमकना शुरू हो जाते हैं। डायमंड उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स लाने की? अब तुम्हें मरना होगा। सारे गेट्स को तोड़ने के बाद सामने आकर जियांग को पंच मारता है। जियांग का पुतला टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो इसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये लड़का इतनी जल्दी पत्थर कैसे बन गया? कहीं ये भी तो मैंने नहीं किया? क्या मेरे पास कोई नई सुपर पावर आ गई है? जबकि जियांग ने अपनी फोर्जिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए एक पत्थर की स्लेट बनाई होती है
और वो क्वीन को भी उसके ऊपर बैठा लेता है और वो दोनों रेत के ऊपर चलते हुए जा रहे होते हैं। क्वीन हैरान हो जाती है और जियांग से कहती है, क्या तुम सैंड को कंट्रोल कर सकते हो? जियांग उसे कहता है, नहीं, मैं सैंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं इस पत्थर की स्लेट के नीचे रेत को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि इसके ऊपर फोर्जिंग कर रहा हूँ, जिससे रेत के अंदर वेव्स पैदा हो रही हैं और हमारी ये स्लेट आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। डायमंड उनकी तरफ देखता है और कहता है, तो अभी तक तुम दोनों नहीं मरे, तुम्हारे पास तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं। डायमंड फिर से स्पीड जंप के लिए रेडी होता है। जियांग उसकी तरफ देखता है और कहता है, स्पीड के मामले में हम दोनों तो बहुत ज्यादा पीछे हैं और मेरी नॉर्मल स्टोन वॉल्स उसके सामने जरा भी नहीं टिक पाएंगी। डायमंड जंप करता हुआ जल्दी से उनके पास पहुंच जाता है। जियांग क्वीन से कहता है, जल्दी से मुझे पकड़ लो, हम लोग यहाँ से यू टर्न लेने वाले हैं। डायमंड जैसे ही उनके करीब आकर उन्हें पंच मारता है, वो जल्दी से यू टर्न लेकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। जियांग कहता है, हमारी स्पीड उससे बहुत ज्यादा कम है। डायमंड फिर से उन पर अटैक करता है। जियांग फिर से यू टर्न लेता है। जियांग कहता है, मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब वो अटैक करने के लिए सामने की तरफ आता है तो वो इतनी स्पीड में होता है कि वो यू टर्न नहीं ले सकता। हमें इसी को इस्तेमाल करना होगा। क्वीन उसे कहती है, लेकिन ऐसा करके तुम उसे गुस्सा दिला रहे हो, और जैसे ही उसे गुस्सा आता है उसकी पावर और स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, और अगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हम लोग अभी तो उसे डॉज कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसे डॉज नहीं कर पाएंगे। जियांग उसे कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाना चाहता हूँ। जितनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी उतना ज्यादा हमें फायदा होगा। जियांग ऐसे ही उसे 4-5 बार डॉज करता है। उसके बाद जैसे ही डायमंड सामने की तरफ देखता है तो सामने बहुत सारे स्टोन गेट्स होते हैं। डायमंड उसे कहता है, मुझे डॉज करते वक्त क्या तुमने इन स्टोन गेट्स को बना डाला? तुम तो बहुत ज्यादा तेज हो। ये देखकर डायमंड को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके सारे स्टोन गेट्स को तोड़ देता है और चिल्लाकर उसे कहता है, तुम इस तरह मुझसे भाग नहीं सकते, जल्दी से बाहर निकलो। उसी वक्त जियांग जो उसके सामने खड़ा होता है वो उसके सर में एक पत्थर मारता है और उसे कहता है, इस तरफ देखो, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो, एक ऐसे शख्स को जिसके पास बाउंड्री फोर्स ही नहीं? जियांग उसे कहता है, तुम अपने आप को एक पिलर कहते हो, लेकिन मेरी नजर में तुम सिर्फ एक पिग हो। तुम्हें सिर्फ चीजों को तोड़ना आता है, तुम सिर्फ एक बेवकूफ पिग हो। ये सारी बातें सुनकर डायमंड को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो क्रिम्सन रेड हो जाता है। उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पिलर की इस तरह बेइज्जती करने की? डायमंड के स्केल देखकर किसको यहाँ पर गॉडजिला याद आ रहा है। डायमंड अपनी गुस्से की पावर को 70% अनलीश करता है। डायमंड बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और जियांग से कहता है, तुम्हारे पास तो अपनी बाउंड्री फोर्स नहीं, तुम एक इंसानी कचरा हो। अब देखो मैं कैसे तुम्हारा कीमा बना देता हूँ। जबकि जियांग उसके सामने खड़ा सोच रहा होता है, इतना फासला काफी होगा मेरी ट्रिक के लिए। डायमंड स्पीड के साथ उसकी तरफ जंप करता है। जियांग भी अपने पेन को रेडी करता है और उसे कहता है, जब तुम उन दरवाजों को तोड़ रहे थे तब मैं तुम्हारे लिए ट्रैप तैयार कर रहा था। जियांग जल्दी से अपने पेन को नीचे रेत पर मारता है, जिसकी वजह से रेत के अंदर से एक बड़ा सा स्पाइक निकलता है। डायमंड इतनी ज्यादा स्पीड में होता है तो वो स्पाइक को डॉज नहीं कर पाता। जियांग उसे कहता है, जिस स्पीड पर तुम्हें बहुत ज्यादा फख्र है यही तुम्हारी मौत का बायस बनेगी। डायमंड सीधा आकर उस पत्थर के स्पाइक के साथ टकराता है और वह स्पाइक उसके सीने पर लगता है, लेकिन डायमंड की स्किन इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि वो उस पत्थर के स्पाइक को भी तोड़ देता है और जियांग से कहता है, तुम अपनी इन छोटी ट्रिक्स को करना बंद क्यों नहीं कर देते? तुम्हें पता नहीं मेरी स्किन सबसे ज्यादा टफ है। डायमंड के उस पत्थर के स्पाइक को तोड़ने की वजह से एक फोर्स फील्ड पैदा होती है, जिससे जियांग पीछे की तरफ गिरता है। जियांग कहता है, इतनी ज्यादा स्पीड पर एक पत्थर के स्पाइक से टकराने के बावजूद इसकी स्किन को जरा भी निशान नहीं पड़ा, हालांकि इस स्पाइक को इसके सीने के आर पार हो जाना चाहिए था। डायमंड जियांग से कहता है, तुम बस एक छोटे से कीड़े हो जो मुझे तंग कर रहे हो, अब तुम्हें मरना होगा, और वो अपना पंच मारने लगता है। उसी वक्त जियांग फिर से रेत पर अपना पेन मारता है और अपनी फोर्जिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे डायमंड के पैरों के नीचे रेत लड़खड़ाना शुरू हो जाती है। जियांग डायमंड से कहता है, तुम्हें क्या लगा था मैं बिना तैयारी के तुम्हारा सामना करने के लिए आ गया? जियांग ने पहले से ही रेत के ऊपर बहुत सारी लकीरें बनाई होती हैं और जैसे ही वो अपनी पेन की मदद से उन्हें एक्टिवेट करता है, वहाँ पर एक रेत की दलदल बनना शुरू हो जाती है और डायमंड के पैर उसके अंदर खींचे चले जाते हैं। डायमंड कहता है, मैं इसके अंदर से अपने पैरों को बाहर नहीं निकाल पा रहा। जियांग फिर से अपने लिए पत्थर की एक स्लेट बनाता है और उस रेत के बमर से बाहर निकलना शुरू कर देता है और उसे कहता है, तुम्हारा वेट इतना ज्यादा है कि तुम इससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। डायमंड जियांग की तरफ देखता है और उसे कहता है, ओ कीड़े, तुम कहाँ पर जा रहे हो? मैंने अभी तक तुम्हें मारा नहीं, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? यहीं पर रुको, पहले मुझे तुम्हें मारने दो। जियांग उस रेत के बमर से बाहर निकल जाता है, जबकि डायमंड उस रेत के बमर में धंसता चला जा रहा होता है और एंड तक उसमें डूब जाता है। जियांग ऊपर खड़ा उसको देख रहा होता है और कहता है, मेरी इस ट्रिक से ये मरने वाला तो नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए जरूर इस रेत के अंदर धंसा रहेगा। इतनी देर में मैं और क्वीन यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन उसी वक्त जियांग को महसूस होता है कि उसके पैरों के नीचे सारी रेत फिर से हिलना शुरू हो गई है। एक बड़ा सा अर्थक्वेक आता है। असल में डायमंड रेत के अंदर ही घूमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो सारी आसपास की रेत को उसी बमर के अंदर खींचना शुरू कर देता है और उसकी रेंज इतनी ज्यादा होती है कि जियांग भी अपनी स्लेट के साथ ही उस बड़े से गड्ढे के अंदर गिरना शुरू हो जाता है, जहाँ पर सेंटर में वो घूम रहा होता है। जियांग उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया तो मैं तो इसके बमर के चक्कर में आ जाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वो अपने पेन को रेत पर मारता है और अपनी स्लेट को ऊपर की तरफ चलाना शुरू करता है।
लेकिन रेत के नीचे गिरने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पाता। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अब मैं क्या करूंगा। फिर वो रेत पर फिर से अपना पेन मारता है और रेत में से एक पिलर बनाता है और अपनी स्लेट को ऊपर की तरफ उछालता है और जंप करके बाहर निकल आता है। जियांग कहता है अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे अपने इस क्रिस्टल की सारी पावर को इस्तेमाल करना होगा। वो वहीं पर फिर से जंप करता है और जमीन पर अपना पेन मारता है और उस सारी रेत को पत्थर बना देता है, जिससे डायमंड का घूमना बंद हो जाता है और डायमंड उस पत्थर के अंदर ट्रैप हो जाता है। जबकि जियांग एक सीढ़ी बनाकर वहाँ से बाहर निकल आता है। साथ ही जियांग अपने पेन पर लगे हुए क्रिस्टल की तरफ देखता है। उसके क्रिस्टल में थोड़ी सी एनर्जी ही रह गई होती है। जियांग कहता है जितना बड़ा मैजिक मैं इस्तेमाल करूंगा उतनी ज्यादा इस क्रिस्टल की पावर खत्म होती जाएगी। थोड़ी ही देर के बाद डायमंड अपने इर्द गिर्द जितना भी पत्थर होता है उसको तोड़कर बाहर निकल आता है। वो सामने की तरफ देखता है तो जियांग फिर से अपनी स्लेट पर बैठकर जा रहा होता है। वो उसे कहता है कीड़े तुम अभी तक जिंदा हो, कितनी देर तक तुम मुझसे भागोगे। जियांग कहता है मेरे स्पाइक से इस पर कोई असर नहीं हुआ, ना ही मेरे स्टोन के गेट्स इसको रोक सकते हैं। अब मैं इसके अलावा कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करूं? इस रेत को इस्तेमाल करते हुए मैं सिर्फ एक आखिरी ट्रिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसी वक्त डायमंड जंप करता हुआ उनके पीछे आ जाता है। जियांग फिर से अपनी फोर्जिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए एक और गेट बनाता है, लेकिन इस बार उसने उस गेट के दरमियान में रेत को इस्तेमाल करते हुए टेम्पर्ड ग्लास बनाया होता है। डायमंड ये देखकर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, क्या तुम्हें नजर नहीं आता इस गेट के दरमियान तो एक होल है। डायमंड सीधा आकर उस शीशे के साथ टकराता है। डायमंड जियांग से पूछता है क्या ये कोई मैजिक शील्ड है? जियांग उसे कहता है नहीं, ये कोई मैजिक शील्ड नहीं है, ये तो मैंने रेत को इस्तेमाल करते हुए टेम्पर्ड ग्लास बनाया है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा टफ हो तो फिर इसे तोड़कर दिखाओ। डायमंड उस टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर पंच मारता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। जियांग हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज्यादा टफ हो और तुमने कहा था कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे तुम तोड़ नहीं सकते, अब इसे तोड़कर दिखाओ। जियांग उसे कहता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम इसको नहीं तोड़ सकते, मतलब तुम हार चुके हो, वो भी एक ऐसे इंसान से जिसके पास अपनी बाउंड्री फोर्स नहीं। क्या तुम अभी भी अपने आप को एक पिलर कहते हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम सिर्फ एक पिग हो। ये बात सुनने के बाद डायमंड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी गुस्से की पावर को 80% पर ले जाता है और जबरदस्त पंचेस मारना शुरू करता है, जिससे वो एक टेम्पर्ड ग्लास को तोड़ देता है। एक ग्लास को तोड़ने के बाद जैसे ही वो सामने देखता है तो जियांग ने सामने और भी बहुत सारे ग्लास के डोर बना दिए होते हैं। जियांग उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो, तुम्हारी चीजों को तोड़ने की पावर तो मेरी बनाने की पावर से बहुत ज्यादा कम है। अगर तुम मेरी बनाई हुई चीजों को नहीं तोड़ सकते तो इसका मतलब तुम हार चुके हो, अपनी हार अभी से मान लो। डायमंड को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी गुस्से की पावर को 100% तक अनलीश करता है। जियांग उसकी बाउंड्री फोर्स देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। डायमंड फिर से अपनी टांगों के मसल्स को इस्तेमाल करते हुए एक फुल स्केल जंप की तैयारी करता है और फुल स्पीड के साथ सामने की तरफ बढ़ता है और टेम्पर्ड ग्लास को तोड़ना शुरू कर देता है। जियांग कहता है बहुत जल्दी ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। डायमंड एक टेम्पर्ड ग्लास को तोड़ने के बाद फिर से पीछे की तरफ जाता है और फिर से फुल स्पीड के साथ जंप करते हुए सामने की तरफ आता है। इस बार वो अपना फाइनल मूव इस्तेमाल करता है जो कि थंडरबोल्ट स्लैश होता है। इस बार वो इतनी ज्यादा पावर के साथ आगे बढ़ता है कि वो सारे टेम्पर्ड ग्लास को एक ही बार में तोड़ता हुआ आगे चला जाता है। जियांग कहता है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन साथ ही वो हंसते हुए कहता है लेकिन मैं भी अपनी तैयारी करके बैठा हूँ। वो अपने पेन पर मौजूद जितना भी इसका क्रिस्टल बचा होता है उसकी सारी पावर को इस्तेमाल कर देता है। डायमंड उसके करीब पहुँचता है और कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, जबकि जियांग भी अपने पेन को जमीन पर मारता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें पावर ऑफ साइंस का मजा चखाता हूँ। जियांग अपने ग्लास को प्रिंस रूपर्ट ड्रॉप बना लेता है। डायमंड जैसे ही आकर उसके साथ टकराता है डायमंड की बॉडी पर लगा हुआ सारा डायमंड टुकड़े टुकड़े हो जाता है। डायमंड उसे कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा डायमंड सबसे ज्यादा टफ है। जियांग उसे कहता है तुम्हें हैरान होना भी चाहिए, मेरा प्रिंस रूपर्ट ड्रॉप तुम्हारे डायमंड से ज्यादा टफ है। आप लोग प्रिंस रूपर्ट ड्रॉप के बारे में सर्च कर सकते हैं। हालांकि ये डायमंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इसे डायमंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया गया है। जियांग से मार खाने के बाद डायमंड के गुस्से की रेडनेस खत्म हो जाती है, यानी उसकी बाउंड्री फोर्स खत्म हो जाती है। उसी वक्त क्वीन आगे बढ़ती है और अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देती है। डायमंड का सर नीचे गिरने के बाद भी कह रहा होता है क्या मैं वाकई में हार गया? आखिरी बार मैं कब हारा था? उसकी आंखें भी खुली होती हैं। वो सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने क्वीन खड़ी होती है। उसी वक्त उसे पता चलता है कि यही उसकी डीमन क्वीन है। डायमंड कहता है आखिरी बार भी मैं अपनी डीमन क्वीन से ही हारा था, और साथ ही डायमंड मर जाता है। जियांग क्वीन से कहता है मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा टफ होगा। क्वीन उसे कहती है हमें टाइम नहीं वेस्ट करना, चलो चल के मार्टिन से मिलते हैं। लेकिन साथ ही क्वीन नीचे गिर पड़ती है। जियांग जल्दी से उसे पकड़ता है और उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ? क्वीन उसे कहती है उसकी 2 ही पंचेस खाने के बाद मेरी ऐसी हालत हो गई है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, मैं अपनी बाउंड्री फोर्स को क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रही। जियांग उसे कहता है टीचर मार्टिन को बाद में ढूंढ लेंगे, सबसे पहले मुझे तुम्हें किसी सेफ जगह पर लेकर जाना होगा ताकि मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं। ले आता है। जियांग के कपड़े को गीला करके उसके बाजू के जख्म को साफ कर रहा होता है। असल में क्वीन के बाजू की हड्डी टूटने की वजह से
उसके बाजू पर इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उसका बाजू सूज जाता है। जियांग कहता है मेरे पास तो मेडिसिन भी नहीं, मैं इसको कैसे ट्रीट करूंगा। क्वीन बेचारी बहुत ज्यादा जख्मी होती है, बेहोशी की हालत में होती है। जियांग अपना पेन उठाता है और कहता है मेरे पेन की तो सारी एनर्जी खत्म होने वाली है, अब बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी बची है। पता नहीं टीचर मार्टिन के ग्रुप के साथ वापस मिलने तक हम दोनों सर्वाइव भी कर पाएंगे या नहीं। जियांग को अपने आप पर गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मेरे पास मेरे क्रिस्टल्स नहीं थे, क्रिस्टल्स के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मैं क्वीन को इस तरह मेरी वजह से बीमार होते नहीं देख सकता। उसी वक्त कांटो की क्वीन उस ब्रेसलेट में से जियांग को बुलाती है और कहती है मेरी और डीमन क्वीन की हम दोनों की पावर्स को यानी बाउंड्री फोर्स को ब्लॉक किया गया है, जल्दी से हम दोनों की मदद करो। जियांग हैरान होकर कांटो की क्वीन से कहता है तुमने डायमंड से फाइट के दौरान हमारी मदद क्यों नहीं की। कांटो की क्वीन उसे कहती है इस तावीज की वजह से मेरी और डीमन क्वीन हम दोनों की बाउंड्री फोर्स ब्लॉक हो चुकी है, इसलिए हम दोनों अपनी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही अपने आप को हील कर सकते हैं। जल्दी से इस तावीज को तोड़ दो ताकि क्वीन अपनी डीमन क्वीन के ओरा को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को हील कर सके। जियांग उस तलवार को उठाता है जिसके साथ वो तावीज बंधा होता है। जियांग कहता है ये तो टीचर ड्रोना ने क्वीन को दिया था हमारे सफर पर आने से पहले। कांटो की क्वीन जियांग से कहती है चलो जल्दी करो और इसे तोड़ दो। जियांग उसको जमीन पर रखता है और जीबी की तलवार से ही उसको तोड़ने की कोशिश करता है और कहता है जीबी की तलवार यूजलेस नंबर से बनी है, इस तावीज को तोड़ना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। जियांग जैसे ही उस तावीज पर तलवार मारता है वो 2 टुकड़े हो जाता है। उसी वक्त दिखाते हैं कि उसके पीछे क्वीन उठकर बैठ जाती है। जियांग उस कांटो की क्वीन से पूछ रहा होता है क्या इससे बिल्कुल ठीक होगा, मुझे नहीं पता ये तावीज कैसे काम करता है, अगर इसका कोई साइड इफेक्ट हो गया तो। उसी वक्त जियांग पीछे की तरफ घूमता है, क्वीन उसके सामने खड़ी होती है, क्वीन के सर पर एक सींग भी होता है, वो अपनी हाफ डीमन फॉर्म में होती है। जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है तुमने तो मुझे डरा दिया, तुम बहुत जल्दी उठ गई। क्वीन जियांग को गले से पकड़ लेती है और एक ही हाथ से ऊपर उठा देती है। जियांग उससे कहता है जीबी ये तुम क्या कर रही हो। वो उससे कहती है जीबी कौन है, मैं डीमन क्वीन हूँ और मेरा नाम इजाबेला है। जियांग उसे कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा नाम इजाबेला है लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, क्या तुम मुझे भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। उसी वक्त क्वीन को टूर्नामेंट वाला सीन याद आता है जब जियांग ने उसे किस किया था। क्वीन हल्का सा मुस्कुराती है और उसे गले से छोड़ देती है और कहती है हाँ मुझे याद आ गया कि तुम कौन हो। डीमन क्वीन आगे बढ़ती है और जियांग से कहती है इंसानी कचरे मेरी बात गौर से सुनो, आज के बाद से मैं तुम्हारी क्वीन हूँ और तुम मेरे गुलाम हो, जो भी मैं तुमसे कहूँ वो ध्यान से सुनना। जियांग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मुझे लगता है ये फिर से अपनी डीमन फॉर्म में आ गई है। डीमन क्वीन जल्दी से अपने बाजू पर लगी हुई चोट को हील कर देती है और जियांग से कहती है तुम तो बिल्कुल इंसानी कचरे हो, तुम्हारी वजह से देखो मेरी बॉडी का क्या हाल हो गया है, तुम बिल्कुल बेकार हो। जियांग सोचता है चलो एक बात तो अच्छी हो गई, इसने जीबी की बॉडी के वुंड्स को हील कर दिया। क्वीन जियांग को फिर से पुकारती है। जियांग उसे कहता है जी मेरी क्वीन जल्दी से बताएं आपका क्या हुक्म है। डीमन क्वीन जियांग से कहती है मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और मेरे कपड़े भी बहुत ज्यादा गंदे हैं, जल्दी से मेरे लिए एक बाथटब का अरेंज करो, मैं नहाना चाहती हूँ। जियांग क्वीन से कहता है लेकिन मेरी क्वीन मेरे फोर्जिंग पेन पर लगे हुए क्रिस्टल की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। क्वीन इसे घूर कर देखती है और कहती है क्या तुम अपनी क्वीन के हुक्म को नहीं मानोगे। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मुझे माफ कर दे, मैं जल्दी से आपके लिए इंतजाम करता हूँ। जियांग जल्दी से अपने पेन को इस्तेमाल करते हुए उसके पास जो भी पेन में क्रिस्टल की एनर्जी बची होती है एक बाथटब बनाता है, उसके नीचे आग लगा देता है और उसके लिए गर्म पानी का बंदोबस्त करता है। जियांग पानी में उंगली डालकर चेक करता है और क्वीन से कहता है मेरी क्वीन आपका बाथटब रेडी है, आप जाकर नहा सकती है। क्वीन उसके सामने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। जियांग जल्दी से दूसरी तरफ घूम जाता है और कहता है मैं अभी के लिए बाहर चला जाता हूँ। क्वीन जल्दी से अपने कपड़े उतारकर उस बाथटब के अंदर बैठ जाती है। जियांग नीचे बैठा आग जला रहा होता है। जियांग कहता है क्वीन चाहे जिस भी बॉडी में हो या भी जो भी पर्सनालिटी हो इसे नहाना बहुत ज्यादा पसंद है। जियांग साथ ही बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और कहता है अगर मैंने अपना सर उठाकर देखा तो मुझे यहाँ से सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन जिस पर्सनैलिटी में अभी ये है किसमें इतनी हिम्मत है कि इसको इस तरह देखे। जियांग क्योंकि अपनी ही सोच में गुम होता है। क्वीन उसे कहती है पानी ठंडा हो रहा है, जल्दी से आग जलाओ। जियांग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। क्वीन बड़े ही मजे से गर्म पानी में नहा रही होती है और कहती है इस तरह के गर्म पानी में नहाने से बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। और साथ ही जियांग से कहती है तुम इतने भी ज्यादा यूजलेस नहीं हो, तुम्हारे इस बाथटब से मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। जियांग चूंकि उसके बाथटब के नीचे ही बैठा होता है इसलिए बहुत सारे पानी के छींटे उड़कर उस पर भी गिर रही होती हैं। जियांग सोच रहा होता है ये आराम से क्यों नहीं नहा सकती। उसी वक्त क्वीन उसे कहती है जल्दी से खड़े हो जाओ। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जियांग दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। क्वीन उसके कंधे पर अपने पाँव रख लेती है और जियांग से कहती है इसी तरह यहीं पर खड़े रहो। जबकि जियांग शर्म के मारे लाल पीला हो रहा होता है। क्वीन उसे कहती है हिलना बंद करो और यहीं पर रहो, मैं तुम्हारी क्वीन हूँ, ये मेरा ऑर्डर है कि यहीं पर खड़े रहो।
क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला है? जियांग उसे कहता है नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। फिर क्वीन उसके कंधे से अपने पाँव हटा लेती है। जियांग सुकून की सांस लेता है और कहता है चलो शुक्र है उसने अपने पाँव उठा लिए ना, मेरा तो काम हो गया था। साथ ही क्वीन उसे कहती है आप पीछे की तरफ घूम जाओ। जियांग के मुंह से भी खून निकलता है और जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जियांग आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ घूमता है तो क्वीन उसकी तरफ कमर करके बैठी होती है और उसे कहती है मेरी कमर पर मसाज करो। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हें मसाज दूं? क्वीन उसे कहती है हाँ, यहाँ पर तुम्हें कोई और नजर आ रहा है? जियांग अपने हाथ में कपड़ा पकड़ता है और कांपते हुए हाथों के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है मैं हमेशा से इसी मौके की तलाश में था, लेकिन पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्वीन जियांग से कहती है अब तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, जल्दी करो और मेरी कमर को वॉश करो। और वह साथ ही जियांग को घूर कर देखती है और कहती है अगर तुमने मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल दूंगी। जियांग ये बात सुनकर और भी घबरा जाता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके और उसकी कमर को साफ करना शुरू कर देता है और कहता है ये वाली रात बिल्कुल भी वैसी नहीं होने वाली जैसी कि मैंने सोची थी। जबकि डीमन क्वीन भी उसकी तरफ देख रही होती है और हल्का सा मुस्कुरा रही होती है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं। जियांग बहुत ज्यादा थका होता है और क्वीन से कहता है क्या मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकता हूँ? क्वीन उसे कहती है नहीं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाओ। जियांग अपनी स्पीड को बढ़ाता है और कहता है जैसा आपका हुक्म मेरी क्वीन। असल में जियांग ने एक साइकिल बनाई होती है जिसके पीछे एक कार्ट होती है जिस पर क्वीन बैठी होती है। क्वीन जियांग से कहती है तुम्हारी कछुए जैसी स्पीड के साथ हम लोग पता नहीं कब अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। जियांग क्वीन से कहता है मेरे पास मेरे दूसरे क्रिस्टल्स नहीं थे, जो पेन मेरे पास था उससे मैं सिर्फ लकड़ी की एक बाइक बना सकता था, अब ये तो इतनी ही स्पीड पर चलेगी। उसी वक्त उन्हें जंगल में से किसी के शोर करने की आवाज आती है। सामने फाइट हो रही होती है। मार्विन डीमन से बचकर भाग रहा होता है। मार्विन के पीछे 3-4 डीमंस लगे होते हैं और उसे कहते हैं तुम हमसे नहीं भाग सकते, हम अपने पिलर की मौत का बदला तुमसे लेंगे। वो मार्विन पर अपने वेपन्स के साथ अटैक करते हैं। मार्विन बड़ी ही मुश्किल के साथ उनके वेपन्स को डॉज करते हुए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन फिर से एक डीमन उसके सामने आ जाता है। मार्विन अपने हथौड़े पर लगे हुए क्रिस्टल को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा मुक्का बनाता है और उस डीमन को दूर फेंक देता है। जबकि उसी वक्त बाकी के 3 डीमन भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मार्विन अपने हथौड़े को जमीन पर मारता है और फिर से फोर्जिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपने बड़े से हाथ से 3 बड़े ब्लेड निकालता है और उन तीनों की तरफ फेंकता है, जिससे वो तीनों सेंटर से कट जाते हैं। मार्विन अपनी पावर को इस्तेमाल करने के बाद बहुत ज्यादा थक जाता है और वहीं पर बैठ जाता है और कहता है मैंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मुझे जल्दी से वापस जाकर अपने किंग को सारी रिपोर्ट देनी होगी। उसी वक्त मार्विन के कंधे पर एक नाइफ लगता है और साथ ही उसके ऊपर नाइफ्स की बरसात होती है। पीछे से कोई नाइफ फेंक रहा होता है। मार्विन जल्दी से अपनी बैक पर एक शील्ड बना लेता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। वो अपने कंधे से नाइफ को निकालने के बाद पीछे की तरफ देखता है तो पीछे बहुत सारे और भी डीमंस होते हैं और उसे कहते हैं तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। वो सारे डीमंस मार्विन से कहते हैं तुमने हमारे पिलर को मार डाला, लेकिन हम उसके सोल्जर्स हैं, हम तुमसे उसकी मौत का बदला जरूर लेंगे, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। मार्विन अपनी उसी शील्ड के अंदर से 2 बड़ी बड़ी गन्स निकालता है और अपने हथौड़े में लगे हुए क्रिस्टल की मदद से उन पर फायर करता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। वो डीमंस कहते हैं ये ड्वार्फ बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके पास बहुत ज्यादा पावर है। दूसरा डीमन उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, इसे इस हालत में पूरा दिन हो चुका है, ये अपनी लिमिट्स पर पहुंच चुका है। जबकि मार्विन को भी पता होता है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। मार्विन कहता है अब तो मुझे साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन साथ ही वो कहता है मुझे यहाँ पर हार नहीं माननी, मुझे वापस अपने पापा यानी किंग के पास जाना होगा। उसी वक्त उसके सामने से कुछ पंख उड़ते हुए गुजरते हैं। मार्विन उन पंखों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये नहीं हो सकता। उसी वक्त कोई शख्स उसकी बड़ी सी गन्स को टुकड़े टुकड़े कर देता है और साथ ही मार्विन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और दूर जाकर एक दरख्त के साथ गिरता है और कहता है मुझे नहीं लगा था कि ये भी यहाँ पर आएगा। जबकि डीमन आर्मी के सोल्जर्स भी ये देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कहीं वाकई में ये वो तो नहीं, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसी वक्त वो पंख जमीन पर गिरता है। वहाँ पर एक डीमन को शो किया जाता है। डीमन आर्मी के 12 पिलर्स में से रैंक नंबर 1 पे ये वाला डीमन होता है, जो कि शैडो पिलर है और इसका नाम डार्क उल्लू है। जियांग और क्वीन भी दूर से डार्क उल्लू को देख रहे होते हैं। जियांग क्वीन से कहता है क्वीन इजाबेला हम दोनों को जाकर उस ड्वार्फ को बचाना होगा। जियांग सोच रहा होता है हम दोनों के स्टाइल बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, लेकिन मैंने अभी उस ड्वार्फ को देखा, अपने हथौड़े की मदद से फोर्जिंग कर रहा था। मुझे लगता है कि उसके हथौड़े के अंदर जो क्रिस्टल लगा हुआ है वो पेल मून क्रिस्टल है। जियांग क्वीन से कहता है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, क्या तुम हमारी मदद करोगी? अगर हमें वो हैमर मिल जाए उसके अंदर लगे हुए क्रिस्टल की मदद से हम दोनों जल्दी से वापस पहुंच सकते हैं। डीमन क्वीन उसे कहती है नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। डीमन क्वीन उसे कहती है मैंने अभी तक बस अपनी थोड़ी सी मैजिकल पावर को रिकवर किया है, तुम चाहते हो कि ऐसी बेकार चीजों या बेकार लोगों को बचाने के लिए मैं अपनी पावर खत्म कर दूं। और रही बात दूसरी, सामने जो शख्स तुम देख रहे हो ये डार्क उल्लू है।
12 पिलर्स में से रैंक नंबर 1। इसके साथ डील करना कोई इतनी भी आसान बात नहीं। ये मेरे फादर का स्टूडेंट हुआ करता था। जियांग डीमन क्वीन से कहता है, इसका मतलब ये डीमन किंग का स्टूडेंट हुआ करता था। लेकिन तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं, मेरा यकीन करो। जब तक हमारे पास वो पेल मून क्रिस्टल है, हम लोग किसी का भी सामना कर सकते हैं। हमें उससे डरने की जरूरत नहीं। क्वीन उसे कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें अकेले जाना चाहिए और जाकर अपना क्रिस्टल ले आओ। मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 55 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।